असल में वही जिंदगी की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम राजीव दीक्षित जी की जीवनी लेकर आए हैं। राजीव राधेश्याम दीक्षित भारत के एक महान व्यक्तित्व थे। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो गरीब और जरूरतमंद भारतीयों के समर्थक थे। बहुत सालों में बहुत राष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वह भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और स्वतंत्रता में स्वाभिमान आंदोलन, आज़ादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत थे। वह भारतीयता के एक मजबूत आस्तिक और उपदेशक थे। चलिए इनके जन्म के बारे में जानते हैं। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में 30 नवंबर सन 1967 को हुआ। वह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे। वह एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। साथ ही वे फ्रांस के दूर संचार क्षेत्र में भी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दों और भारतीय आर्थिक नीति के बारे में भी जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था। वे मानवीय सभ्यता का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करते थे। वे ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। सन 1997 में जब उनकी पहली मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल से हुई तो उनसे वे काफी प्रभावित हुए। वो सन 1999 में बाबा रामदेव के साथ सहयोग करते रहे। वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। बाद में वो महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों में सराहना करते हुए तथा नशा इत्यादि के उत्पाद के विरुद्ध में कार्य करते हुए गौ रक्षा और सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अपने पिता की देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद जिले के गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पीडी जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। अपनी स्नातक की पढ़ाई की शुरुआत 1984 में केकेएम कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार में बीटेक की डिग्री लेकर पूरी की। उन्होंने एमटेक की डिग्री भी आईटी खड़गपुर से प्राप्त की, लेकिन मातृभूमि की सेवा का जुनून हमेशा ही उनको अपनी ओर खींचता रहा, इसलिए वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे। भारत में लगभग 8000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। उस कंपनी के उत्पादों के लिए भारतीय कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी उत्पाद उनके देश में भेजे जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और हर भारतीय से आग्रह किया कि वो स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कोका कोला, पेप्सी, यूनिलीवर और कोलगेट जैसी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शीतल पेय पदार्थों में विषैले होने की बात कही। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी और वे साफ भी कर दिया कि इन पेय पदार्थों में विषैले पदार्थ हैं, इन्हें पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनका ऐसा मानना था कि इन कंपनियों ने अपने देश में धन को कम कर दिया है, जिससे भारत और गरीब होता जा रहा है। दीक्षित जी ने सुझाव दिया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को स्विस बैंकों में जमा भारतीय काली संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए। भारत में स्विस बैंक में जमा पूंजी को लाने के लिए अपनी मुहिम में उन्होंने 495 लाख लोगों को हस्ताक्षर भी इकट्ठा किया था। 9 जनवरी सन 2009 को वह के स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव बन गए। स्वदेशी में उनका विश्वास था। नई दिल्ली में उन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच का नेतृत्व किया, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में भी विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा समर्थित आयोजित कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। उन्होंने जनरल स्टोर की एक ऐसी श्रृंखला को खोलने के लिए आंदोलन किया जहां सिर्फ भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री की जाए। वह आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता थे। उन्होंने कराधान प्रणाली का विकेंद्रीकरण की मांग करने को कहा। वर्तमान प्रणाली में जो नौकरशाही है वह भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि राजस्व कर का 80% तक राजनेता और नौकरशाहों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम जनता के विकास उद्देश्यों के लिए सिर्फ 20% का ही उपयोग किया जाता है। उन्होंने सरकार के मौजूदा बजट प्रणाली की तुलना भारत के पहले ब्रिटिश बजट प्रणाली से करते हुए यह दर्शाया कि जो
भी आंकड़े बजट में पेश किए जाते हैं वो वक्त की बजट प्रणाली के समान ही है। उन्होंने अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को लेकर सवाल भी उठाया और हमले पर संदेह किया। उन्होंने दावा किया कि यह अमेरिका के सरकार द्वारा ही कराया गया है और उन्होंने यूएस के लोन लालटेन सोसाइटी के दावों का समर्थन किया। राजीव दीक्षित जी ने यह कहा था कि वर्तमान में हमारे पास 3 बुराइयां आ रही हैं। उन्होंने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को एक राज्य की ओर धकेलने वाली बुराई बताया। 1998 में उपनिवेशवाद के हिंसक इतिहास पर एक प्रदर्शनी पेश करते हुए कहा था कि यह आधुनिक भारत के लिए भयावह है। इसके साथ ही उन्होंने यह तर्क दिया और कहा कि आधुनिक विचारकों ने कृषि क्षेत्रों की उपेक्षा की है, जिस वजह से किसान स्वयं मानसिक दबाव के लिए मजबूर हो रहे हैं और उन्होंने ऐसा करने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अब भी ब्रिटिश युग के दौरान लागू किए गए कानूनों का पालन कर रहा है और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। राजीव दीक्षित ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को यूएसए के एजेंट होने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह दावा किया कि रेडियो सक्रिय तत्वों का एक बड़ा भंडार भारतीय समुद्र के सेतु पुल के नीचे मौजूद है, जिसकी इतनी विशाल मात्रा है कि 150 वर्षों तक इन रेडियो सक्रिय तत्वों का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार उस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो 7 लाख साल पुराना है। इनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। सभी समय के नागरिक अधिकार नेता और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 28वें स्थान तथा सबसे मशहूर व्यक्ति के रूप में 5877वें स्थान पर उनका नाम आता है। राजीव दीक्षित ने कई पुस्तकें लिखी और कई लेक्चर भी दिए, जिसका संग्रह सीडी और एसडी कार्ड्स इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संग्रहित है, जिन्होंने भिन्न भिन्न ट्रस्टों द्वारा प्रकाशित किया गया। ऑडियो के रूप में उन्होंने 1999 में भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय अतीत की महानता पर ऑडियो कैसेट बनाई थी। इसके अलावा ऑडियो में उनके स्वास्थ्य की कथाएं भी हैं। पुस्तकों में उनके द्वारा रचित स्वदेशी चिकित्सा, गौवंश पर आधारित स्वदेशी कृषि, गौ माता, पंचगव्य चिकित्सा, ये सभी चीजें शामिल हैं। राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया। उनकी याद में हरिद्वार में भारत स्वाभिमान बिल्डिंग का निर्माण हुआ, जिसका नाम राजीव भवन रखा गया। उनकी मृत्यु के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके मृत्यु के कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।